नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। आज हम दोबारा से एमसीडी के जो उपचुनाव हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में भी हमने वार्ड 163A संगम बिहार की चर्चा की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि 163A जो वार्ड है संगम बिहार का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई, इसका हमने सटीक विश्लेषण भी किया। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो ग्राउंड की ज़्यादातर इस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ हैं और उनको एक एक वोट का उनको आइडिया है। वो कई चैनलों के लिए सर्वे भी कर चुके हैं, इसीलिए उनको बहुत कुछ सटीकता से उनके पास अनुभव है। उनसे हम बात करेंगे और वार्ड 163A संगम बिहार का जो वोटों का पोस्टमार्टम है वो करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डी न्यूज में आज गिरीश जी। गिरीश जी, डी न्यूज में आप बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने डी न्यूज़ के माध्यम से ये विशेष चर्चा आज रखी है और वार्ड 163 का समीकरण जो चुनावी मुद्दे पर है उसको करने के लिए हमको आमंत्रित करा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और दर्शकों का जो प्यार हमें मिला है उसके लिए उनका शुक्रिया और आपके सब तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गिरीश जी, बात आती है वार्ड 163A जी संगम बिहार पर। वार्ड 163A संगम बिहार में हमने देखा कि वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व के नेता थे जी, उन्होंने डेरा डाला। इवन यहाँ तक देखें तो साउथ दिल्ली के जो एमपी थे रामवीर बिदूड़ी, उन्होंने तो यहाँ पर डेरा सा डाल लिया था कि हर कीमत पर सीट निकालनी है जी। इसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी अपनी जनसभा की। पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जी आई, उन्होंने भी जनसभा की। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को मुंह की खानी पड़ी। क्या वजह रही इसमें कांग्रेस बाजी मार के चली गई? सर मुख्य तौर पर अगर बात करें, आपने पूछा कि क्या वजह रही, तो जो लोकप्रियता सुरेश चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो लंबे अरसे से संघर्ष करते चले आ रहे हैं वार्ड 163 में। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस बार भी वो चुनावी मैदान में थे और माहौल बेशक कांग्रेस का था, झंडा बेशक कांग्रेस का था, उम्मीदवार बेशक वो कांग्रेस के थे, लेकिन उनका चुनाव उनके फेस पर था, उनकी फेस वैल्यू पर था। और सुरेश चौधरी, मेरा मानना ये है कि आज की डेट में वार्ड 163 के घर घर तक पहुँचे हुए वो प्रत्याशी हैं जिनका उनको फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला। और आपने अभी कहा कि बड़े बड़े नेता वार्ड 163 में आए, तो इस बात का तो अनुमान उन्हें पहले ही हो चुका था कि हम ये सीट हार रहे हैं, तभी उन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को उतारा। किसी एक सीट पर मेरे करियर में मुझे नहीं लगता कि निगम की किसी सीट पर मुख्यमंत्री आई हो और प्रचार करा हो। तो ये अंदाज़ा उनको पहले ही था कि ये सीट हम हार रहे हैं और कहाँ हमारी कमियाँ हैं। उन कमियों को भरने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कमियाँ भर नहीं पाई और धरातल पर जनता जिसके साथ में थी नेचुरली वो सबके सामने आया। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो कमियां नहीं भर पाई, वो कमियां कौन कौन सी थी? क्या कुछ ऐसा भी जो सुनने में आया? आपने बहुत धरातल पर रिपोर्टिंग की है और बहुत अच्छी तरह आप वहाँ के क्षेत्र की जो जनता है उससे भी वाकिफ़ हैं और क्षेत्र का जो वहाँ का वातावरण उससे भी अच्छी तरीक़ा से आप वाकिफ़ हैं। क्या कोई ऐसा भी फैक्टर रहा जहाँ पर आपसी डिस्प्यूट हो, पार्टी में दो धड़े हों, भीतर घात भी चलता रहा क्या? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कमियां दोनों ही पार्टी में थी। इधर से भी अंदरूनी तौर पर काट की जा रही थी और उधर से भी अंदरूनी तौर पर काट की जा रही थी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जनता कहती है, पब्लिक कहती है और पार्टी विशेष कोई भी हो उनके कार्यकर्ता कहते हैं। उम्मीदवार के चेहरे पर उनके साथ में थे और जैसे ही उम्मीदवार के पीछे हटे वो उनके घात में थे। तो ये सात और घात का जो प्रकरण था, ये वार्ड 163 के समीकरण को लाने, बनाने और बनाकर फिर बिगाड़ने में बहुत इसका योगदान रहा है। जैसे कि देखा गया वहाँ पर जब पूर्व मुख्यमंत्री जी आतिशी जी आम आदमी पार्टी की वहाँ पर आई जी, तो क्षेत्र के जो विधायक थे, देवली विधानसभा में जो दोनों सीटें आती थी, 164 वार्ड दक्षिणपुरी और 163A वार्ड संगम बिहार, तो वहाँ पर वहाँ के विधायक ही नदारत थे। तो क्या ये एक फैक्टर नहीं है क्या हार का पहले से पता लग जाना कि विधायक ही हमारी फेवर में नहीं है? ना सिर्फ विधायक, आपने देखा होगा सर, आपने तो रिपोर्टिंग भी करी है, आपके चैनल ने देखा भी है, कैप्चर भी करा है और दिखाया भी है लोगों को कि बात सिर्फ विधायक तक ही सीमित नहीं थी। धरातल पर विधायक ही वोट मांगने का या वोट प्रत्याशी का चेहरा नहीं था। उनके साथ में लगे हुए जो कार्यकर्ता थे उनमें भी आपसी मनभेद था, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा।
और धरातल पर जो स्थिति थी वो सबको पता थी। इसीलिए यही कारण था कि बड़े से बड़ा नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, तमाम जो राजनेता थे वो चुनावी दंगल में वार्ड 163 में लगे हुए थे। और साथ ही साथ सुनने में जो आया है वो अंदरूनी तौर पर घाट और काट करने का काम और प्रयास भी कर रहे थे। जैसा कि वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी आई जनसभा की वार्ड 163 में जी, वहाँ पर जो उनके सिटिंग विधायक थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे जी, इसके साथ साथ जो पूर्व में प्रत्याशी थे नीरज यादव जी। जो मात्र लगभग 400 कुछ ऐसे वोटों से पिछली बार पराजित 300 हुए थे, कुछ वोटों से 389 कुछ वोटों से पराजित हुए थे। जी, जी, जी। तो वो उनकी क्या भूमिका नजर आई थी? क्या वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे या उनकी तरफ से भी ये था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली है तो मैं इनको भी उसी ढंग से जवाब दूं? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि सर कि क्या वो साथ में थे या उनके खिलाफत में थे। तो आपने सर ये बात नोटिस करी होगी कि जब ये नामांकन हुआ था और प्रत्याशी वार्ड 163 और 64 के दोनों ही कैंडिडेट जब गए थे तो 64 वालों के साथ में तो वो जो प्रेजेंट के विधायक हैं प्रेम चौहान जी वो गेट नंबर 2 से गए थे और जो 63 वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ में जो पूर्व के विधायक हैं प्रकाश जारवाल जी वो गेट नंबर 1 से गए थे। तो ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही पार्टी के सारे राजनेता एक अपने कैंडिडेट को लेकर जा रहा है गेट नंबर 1 से और एक जा रहा है 2 से। इनमें आपस में ही मनभेद साफ नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं। तो ये कैसा साथ है कि एक तो जा रहा है गेट नंबर 1 से और एक जा रहा है गेट नंबर 2 से। साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें किस तरह का मतभेद है जिसका खामियाजा चुनावी दंगल में स्वाभाविक है कि देखने को मिलेगा। जनता है, सब जानती है। राजनेताओं को ऐसा लगता है कि जनता को हम बड़े बड़े वादे कर देंगे, जो मुंह में आएगा वो कह देंगे, चुनाव निकल जाएगा उसके बाद में जय श्री राम। तो ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा युवा नौजवान है, सब कुछ जानता है। आज के राजनेताओं को आईना दिखाने के लिए परिपक्व है आज की जो जनता है वो। आपने जैसे बोला कि जनता सब जानती है और बड़े बड़े वादे करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी है और सब कुछ जानती है। इलेक्शन में अभी हमने जो देखा और सुनने में भी आया कि यहाँ 100-100 करोड़ 200 करोड़ रुपए की राशियां एकदम हवाई यहाँ पर बोल दी गई कि यहाँ 100 करोड़ रुपए लगा दिए जाएंगे, 200 करोड़ रुपए लगा दिए जाएंगे। वो वायदे यहाँ पर किए गए इलेक्शन में, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आए। क्या वजह रही? जैसा कि मेरे सुनने में आया है, मैं इसको किसी भी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, इसको स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, लेकिन जैसा मुझे सुनने में आया है, आप शायद संगम विहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का जो जिक्र है वो संगम विहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं संगम विहार विधानसभा की नहीं, मैं देवली विधानसभा की। देवली विधानसभा में भी आज से पहले सर, आप भी उसी विधानसभा से, हम भी उसी विधानसभा से, आपने भी देखा है 100 करोड़ और 200 करोड़ तो दूर है सर, 10 करोड़ का भी कभी काम नज़र नहीं आया, जो सच्चाई है। हाँ, नज़र आया ज़रूर है वो राजनेताओं के कागज़ों में, राजनेताओं के भाषणों में, राजनेताओं की कार्यशैली में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो वो 100 करोड़ छोड़ो सर, 50 करोड़ का भी काम आज तक नज़र नहीं आया। और यही इस इलेक्शन का मुद्दा था कि जिसने काम किया है उसको वोट दिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे उप मुख्यमंत्री आए, चाहे सांसद आए और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आए, सबको दरकिनार करा जनता ने। और आगे भी, क्योंकि 2 साल हैं सर, ज़्यादा समय नहीं है, फिर इलेक्शन होंगे, फिर दोबारा यही हाल होगा, फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री आए या पूर्व मुख्यमंत्री आए। लेकिन ये बात आप नोटिस करना कि वोट अब वादों पर नहीं मिलेगा, वोट काम पे मिलेगा। और सुरेश चौधरी जो यहाँ से विजयी होकर गए हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे वहाँ के लोग कहते हैं। हर घर में बैठ के वो चाय पीते हैं, नमस्कार करते हैं, मान सम्मान रखते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहाँ की जनता कहती है। तो नेचुरली काम करोगे तो वोट लोगे, नहीं करोगे तो जय श्री राम। जैसे आपने बोला कि सुरेश चौधरी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पहले भी वहाँ से निर्दलीय वो चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल वहाँ पर काटा निर्दलीय के रूप में। बताया ये भी जाता है कि वो तो हमेशा पब्लिक के बीच में ही रहे 5 साल तक। और फिर उसके बाद अभी इलेक्शन से पहले तो वो बीजेपी में आ गए थे सुरेश चौधरी। जब MP का इलेक्शन था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन ये राजनीति है, इसमें ये कभी ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं होता। तो कांग्रेस ने उनको टिकट दी और टिकट देने के बाद वो विजयी भी रहे। चलो, कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो जमीन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसको विजयश्री मिली। भारतीय जनता पार्टी का ये रहा कि वहाँ भी भीतरघात था और जो लोग चाहते थे
जिनके लिए लोग चाहते थे जिनको टिकट मिले, क्या वो भी एक फैक्टर था कि लोकल जो व्यक्ति 163 वार्ड में ही रहता है बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको टिकट न देना और वार्ड 163 से बाहर के आदमी को टिकट देना, क्या ये भी फैक्टर लगता है कुछ काम किया? देखो सर, सुरजीत गौतम जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, ऐसा नहीं है कि वो इस विधानसभा के लिए नए थे। उन्होंने काम किया है, अच्छे मायने में काम किया है और लोगों के लिए काम किया है। हाँ, लेकिन उनके कामों को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उनकी खिलाफत में खड़े हुए थे, उनके प्रति घात में खड़े हुए थे। हमारे चैनल ने भी इस खबर को चलाया था, लेकिन कुछ वजह थी जो प्रॉपर तरीके से उस पर वो काम नहीं कर पाए जिसका खामियाजा उन्हें देखने को मिला। फिर मैं वही बात कहूँगा कि इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी मनभेद, मतभेद और ऊंचे ऊंचे वादों से भरा रहा है और धरातल पे क्या हुआ हम सभी जानते हैं। अब बात आम आदमी पार्टी पर भी कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सारी बात हुई, किस तरीका से भितरघात हुआ और कांग्रेस पार्टी किस तरीका से विजयी रही। अब आम आदमी पार्टी की जहां पर सवाल है, अभी बात हो रही थी आपसे कि देवली विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी मौजूद नहीं रहे, एक भी जनसभा में नहीं आए, कहीं प्रचार नहीं किया। प्रेम चौहान ने, जो देवली विधानसभा के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने कैंडिडेट 163 में कहीं नजर नहीं आए। एक तो ये फैक्टर भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो क्षेत्र का विधायक नहीं आ रहा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात, जो पूर्व कैंडिडेट था वो भी दरकिनार था जी, वो भी कहीं ना कहीं जैसे लोगों से सुनने को मिला कि वो भी दरकिनार थे और वो भी अपनी ढपली, अपना राग वो भी अलाप रहे थे और अपने हिसाब से वो भी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए थे जी। क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में हर आदमी चाहता है कि कोई आदमी आगे बढ़ता है उसको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आगे चांस तभी मिलेगा जब आदमी पीछे धकेला जाएगा। अनुज शर्मा, बिल्लू प्रधान जी, इनका तो हिसाब किताब इलाके में ठीक है, जनता में रहते भी हैं, फिर क्या जनता ने इनको क्यों पसंद नहीं किया? सर, बड़ी वजह यह है कि इनके साथ में पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल का चेहरा था और जनता उनको जानती है कि काम उनका कैसा था या क्या उनका कार्यकाल रहा है। आपने एक बात बोली कि पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल का चेहरा उनके साथ था, इस वजह से भी उनके कार्यकाल में क्या रहा, यानी कुल मिला के यह जनता उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या एक फैक्टर और सुनने को वहां पर आया जो जनता कह रही थी, जो वहां के जो कुछ प्रधान थे और भी लोग थे, जो पूर्व विधायक ने उनको चोर बोला, कुछ ऐसी सरगर्मियां भी बीच में नैरेटिव कायम रहा उस क्षेत्र में कि साहब जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको चोर बोला जा रहा है। क्या इसका भी कोई फर्क पड़ा क्या? सर, जब कामयाबी सब चढ़कर बोलती है ना इंसान के, यूं कहें कि भ्रम ज़्यादा हो जाता है, मति भंग हो जाती है, तो एक कहावत सामने आई है कि जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली। उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम इलेक्शन निकाल रहे हैं और इसी को ओवर कॉन्फिडेंस के को लेकर उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर टिप्पणी करी जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। और मेरा मानना यह है कि अगर अपनी पार्टी के ही किसी कार्यकर्ताओं को आप चोर बोलोगे तो आप उसको चोर बोलने से पहले खुद अपने गलेवान में झांक लें कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या हैं। अगर वो कार्यकर्ता चोर है तो उसकी सरपरस्ती आप भी तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उंगली आप उस पर उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप पे भी तो आ रही है। यानी कुल मिला के ये है कि 3 बार के विधायक जो पूर्व विधायक थे, अभी प्रकाश जारवाल जी 3 बार जो विधायक रह चुके हैं, कोई भी हथकंडा काम नहीं आया इलेक्शन में और जनता ने कुल मिला के उनको भी नकार दिया। बिल्कुल नकारा, सिरे से नकारा। और काफ़ी जगहों पर तो ये देखने को मिला है कि जैसे आपने भी बताया कि टिप्पणियाँ करी, मैं भी फील्ड में था, मुझे भी लोगों ने कहा कि भाई पूर्व विधायक ने घर पर आके हुडिंग करी है या के ब्लॉक के प्रधान थे उनके लिए कुछ कहा है, या और भी लोग थे उन्हीं के पार्टी के जो उन्होंने कहा मुझसे कि पूर्व विधायक ने ऐसा कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनको नहीं करनी चाहिए थी। इलेक्शन में तो बहुत कुछ देखा जाता है, बर्दाश्त किया जाता है, चला जाता है। और अगर इस तरह का माहौल इलेक्शन के दौरान बनेगा तो किस दिशा में इलेक्शन है, किस दिशा में पार्टी जा रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत। हाँ, एक सवाल और आपसे है जी। जो वार्ड 163A है जी, वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग काफ़ी हैं, मुस्लिम मतदाता काफ़ी तादाद में हैं जी। वो तो आम आदमी पार्टी के वोटर के रूप में हमेशा रहे हैं इस सीट से। क्या वजह रही कि क्या वो वोटर भी, मुस्लिम वोट भी अनुज शर्मा को नहीं मिल पाए? किस वजह से नहीं मिल पाए? बहुत अच्छा सवाल था सर ये आपका कि क्या वजह रही जो मुस्लिम वोट, मुस्लिम फैक्टर इस बार आम आदमी पार्टी के साथ न जाकर और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में गया। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा मानना यही है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम समुदाय कभी भी किसी भी ऐसी पार्टी को वोटिंग नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है, मैं औरों को नहीं कहता। जो उसका मत खराब हो, वोट खराब हो और उसको विजय ना मिले जिसको वोट दिया हो। तो शायद उनको ऐसा लगा कि भाई सुरेश चौधरी मजबूत हैं और उनकी वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं और उनको
उनके हक में वोट करना चाहिए तो उन लोगों ने करा और उनको शायद अंदाज़ा था। मैंने ऐसा सुना था कि काफ़ी नेता भी उस समुदाय विशेष के पास में गए थे और आम आदमी पार्टी के खाते में वोट मांगी थी, लेकिन उनका भी शायद जादू नहीं चल पाया और मतदान विपक्ष हुआ। जैसे आपने बताया कि मुस्लिम मतदाता को भी ये नहीं रिझा पाए, जी। जो कि आम आदमी पार्टी का कट्टर वोटर है जी। मुस्लिम मतदाता। और पिछले जो इलेक्शन हुआ था जो निगम पार्षद का, उसमें मुस्लिम मतदाताओं के सपोर्टिंग से ही नीरज यादव को काफ़ी मत प्राप्त हुए और केवल लगभग 400-389 वोट से ही नीरज यादव पिछड़ गया था जो कैंडिडेट था। अब मान लो एक बार को अब कांग्रेस जो प्रत्याशी था, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि कोई भी मुस्लिम मतदाता वो हथकंडे हर अपनाता है केवल किसी भी तरीका से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आ पाए? क्या ये भी एक वजह रही कि वहां तो वोट नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस में जाने से उनको कोई परहेज नहीं है? ऐसा उन्हें लगता है कि बीजेपी समुदाय विशेष या मुस्लिम समुदाय के खिलाफत में है, तो शायद वो उनको नापसंद करें या उनको वोट ना दें। लेकिन देखा यह गया था पिछली बार के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन हुए थे या लोकसभा इलेक्शन हुए थे, कि कुछ वोट प्रतिशत, मेरा ऐसा मानना है कि फिर मैं वही बात कहूँगा कि मुस्लिम पक्ष कभी भी हारने वाली कैंडिडेट को या उम्मीदवार को या पार्टी को वोटिंग नहीं करता, किसी कीमत पे नहीं करता। समीकरण अंदाज़ा उनको पहले से ही होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो उसी खाते में झुकाव उनका रहता है। जब उनको ऐसा लगता है कि भाई फलाना आदमी या फलानी पार्टी का प्रत्याशी या उम्मीदवार जीत की कगार पर है, तो वो एकदम से ही अपना मन मनाते हैं और एकदम से ही मतदान करते हैं, और जहां मतदान करते हैं वो सब साथ करते हैं। यानी मतलब कुल मिला के ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अनुज शर्मा जी, वो आपसी मतभेद के कारण, पार्टी की डिस्प्यूट होने के कारण उनको पराजय मिली। जी, आपसी मतभेद, आपसी मतभेद, पार्टी का जो अंतर कलेश था उसका खामियाजा साफ तौर पर अनुज शर्मा बिल्लू प्रधान को देखने को मिला, उठाने को मिला। और आगे भी अगर ये रहा तो जाहिर सी बात है कि आगे भी ऐसा ही होने की पूरी आशंका है, क्योंकि घर का कलेश घर को ख़त्म कर देता है, वो छोड़ता नहीं है, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो या किसी और चीज़ का हो। अगर कलेश किसी चीज़ में आ गया तो फिर ये समझ लो कि निश्चित तौर पर उसका खात्मा है। देखिए, ये थे गिरीश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हमारी उनसे चर्चा हुई बाढ़ 163 के वोटरों के पोस्टमार्टम पर, और ये जानने की कोशिश की गई कि हकीकत में जो ग्राउंड पर क्या चल रहा था और किसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो दंगल में बाजी मार ले गया, और आम आदमी पार्टी क्यों पिछड़ी, आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरीका से लोग भीतरघात में लगे हुए थे, उसी तरीका से भारतीय जनता पार्टी में भी वही कलेश थी, और अंतर कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो अभी गिरीश जी ने बताया था कि अगर इस तरीका से अगर फ्यूचर में भी रहा है, केवल 2 साल बाद फिर इलेक्शन होना है और निगम पार्षद का ही इलेक्शन होना है, उसमें अगर इसी तरीका से आम आदमी पार्टी अगर चलती रही तो आगे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक और वार्ड का पोस्टमार्टम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो पार्टियां विजयी हुई हैं उनकी विजय का क्या कारण रहा है, और जिनकी हार हुई है उनको हार किस वजह से मिली है। ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगली बार एक और हस्ती से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।